जैन साथियों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बिना किसी भूमिका के सीधे हम प्रश्नों पे चलते हैं। उससे पहले देखिए, यदि आप क्लास 8 के चैप्टर 1 और 2 हिस्ट्री का नहीं देखे हैं, तो आप देख लीजिए। आज का जो होने वाला है सेशन, एक क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 और 4 है, जिसमें हम संभावित उन प्रश्नों को देखेंगे जिन्हें सीटेट में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, हम एनसीईआरटी क्लास 8 के इतिहास के अध्याय 3 से प्रश्नों को लाए हैं। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि सीटेट में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और फिर कथन बताइए कि कौन सा सही होगा। पहला कथन ये कह रहा है कि इसे अस्थाई बंदोबस्त जो है, इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। पहला बात यह है। दूसरा कथन है कि इसमें राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। और तीसरा यानी सी कथन है कि जमींदारों द्वारा सरकार को दी जाने वाली राजस्व राशि भविष्य में बढ़ाई जा सकती थी। 3 कथन आपके सामने हैं। अब सही कथन का चयन करना है कि कौन से कथन ठीक हैं। ए और दो दोनों ठीक है या सभी ठीक हैं। आप विकल्प पढ़िए और सही कथन बताइए। देखिए, जब आप पढ़ेंगे विकल्प, तो विकल्प ए सही होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक और बी, मतलब वह ए और बी दो ही कथन इसके ठीक हैं, बाकी के कथन गलत हैं। मतलब ये हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की गई थी और ये की गई थी 1793 में। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। तो दोनों बात मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए, राजस्व राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी, इसे कभी बढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए विकल्प जो आपका कथन सी है वो गलत था। बात समझ में आ रहा है? प्रश्न संख्या 2 है, महलवारी व्यवस्था के बारे में, महलवारी बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। 3 कथन आपके सामने हैं। कथन पहला कह रहा है कि इसकी शुरुआत थॉमस मोनरो ने की थी। यानी कथन पहला कह रहा है कि आपकी जो मालवारी बंदोबस्त व्यवस्था है, इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा की गई। दूसरा कथन है कि इसमें राजस्व इकट्ठा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को दिया गया था। और तीसरा कथन कह रहा है कि महल का अर्थ केवल एक व्यक्तिगत किसान का खेत था। और चौथा है कि यह व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू की गई थी। 4 विकल्प हैं आपके सामने। अब सही विकल्प का चयन आपको करके बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। बताइए, चारों विकल्प आपने पढ़ा। अब आपसे यही पूछ रहा है मेरे भाई कि सत्य कथन क्या है महलवारी बंदोबस्त के बारे में। तो मेरे भाई, जो सही कथन है या सही विकल्प है ऑप्शन 2 है। इसमें महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का जो जिम्मा होता था वो जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को दिया गया। तो ये विकल्प सेकंड सही होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, होल्ट मैकजी ने उत्तर भारत में इसे लागू किया। महल का अर्थ गांव होता है, बात आपको ध्यान रखना है। महल का अर्थ किसान का खेत नहीं होता है, महल का अर्थ गांव होता है। और होल्ट मैकेजी ने उत्तर भारत में इसे लागू किया था मेरे भाई। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो नीचे दिए गए कथन हैं और उसके साथ कारण है। आपको पढ़ के कथन और कारण दोनों बताना है। कथन ए कह रहा है कि मद्रास और बॉम्बे के इलाके में रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी। कारण है कि दक्षिण भारत में परंपरागत रूप से बड़े जमींदार नहीं थे, इसलिए सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना उचित समझा गया। अब आप बताइए कि कथन ए और आर दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है या फिर नहीं करता है। 4 विकल्प मेरे भाई आपके सामने है। सही विकल्प आपको बताना है।
पढ़िए और सही विकल्प तक चलिए। तो मेरे भाई जब आप इसको पढ़ेंगे तो सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा, यानी विकल्प 1 ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो मद्रास और बॉम्बे के इलाकों में लागू की गई थी। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि दक्षिण भारत में परंपरागत रूप से बड़े जमींदार नहीं थे, इसलिए सीधे किसानों यानी जो रैयत होते थे, रैयत से ही बंदोबस्त करना उचित समझा गया। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है मेरे भाई। तो ये बात ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि रैयत शब्द का ऐतिहासिक अर्थ क्या है? तो देखिए, आज भी आप देखेंगे तो रैयत का मतलब जो होता है वो होता है मेरे भाई किसान। जब भी आप भू राजस्व की बात करेंगे या आप रैयत शब्द से जुड़े बात करेंगे तो रैयत का मतलब ही होता है किसान। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? बताइए, 18वीं सदी के समय में ब्रिटेन में जो नील की मांग बढ़ गई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प सेकंड सही होगा। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण के कारण कपास उत्पादन और कपड़ा रंगाई में भारी वृद्धि हुई, ठीक है ना? इसलिए नील का डिमांड 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन में बढ़ गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नील की खेती की निज व्यवस्था के संदर्भ में क्या समस्या थी? नील की जो खेती होती थी उसमें निज व्यवस्था के संदर्भ में क्या समस्या थी? 4 विकल्प आपके सामने है, चारों पढ़िए और सही विकल्प को बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो मेरे भाई जब आप चारों विकल्प पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो विकल्प 4 है वो सही है। क्यों? क्योंकि विकल्प ए और 3 ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। किसके संदर्भ में? रैयत के संदर्भ में। देखिए, विकल्प 1 और 3 सही है। विकल्प ए कह रहा है कि बागान मालिकों को नील की खेती के लिए बड़े भूखंड नहीं मिल पा रहे थे। पहला कथन ठीक है। और दूसरा कि नील कटाई के समय ही धान की खेती का भी समय होता था, जिससे मजदूरों की कमी हो जाती थी। नील विद्रोह आप सभी को याद होगा, पश्चिमी चंपारण में महात्मा गांधी ने नील विद्रोह आंदोलन किया था, जो महात्मा गांधी का पहला जन सत्याग्रह था या जन आंदोलन था। भाई मेरे ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में यानी चंपारण रीजन में, चंपारण क्षेत्र में एक किसान हुआ करते थे, नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही लखनऊ अधिवेशन में जाकर के गांधी जी से रिक्वेस्ट किए, नील की खेती थी जिसमें अंग्रेज जबरन उनसे नील की खेती करवाते थे, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था, उसका विरोध करने के लिए गांधी जी को बुलाया चंपारण में, बिहार में। और गांधी जी आकर के पहला जन सफल आंदोलन उन्होंने पश्चिमी चंपारण से किया। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, रैयती व्यवस्था के तहत नील की खेती की क्या शर्त होती थी? तो आपको बताना है कि रैयत व्यवस्था के तहत नील की खेती की क्या शर्त होती थी। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, किसानों को एक अनुबंध करना पड़ता था, यानी एक अनुबंध का मतलब एक समझौता करना पड़ता था और उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, और कम से कम 25% जमीन पर नील उगाना अनिवार्य होता था। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि उनसे जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ वो होता है 1859 में। कब होता है मेरे भाई? 1859 में। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके सामने कुछ कथन है। कथन ये है कि रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। बी है कि स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं ने भी विद्रोह में किसानों का साथ दिया। सी कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों ने नील विद्रोह का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया। बात समझ में आ रहा है? तो आपके सामने 3 कथन है
अब आपको सही कथन चुन के बताना है कि सत्य कथन कौन से हैं। और तीसरा है, ईसाई मिशनरियों ने नील विद्रोह का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया। 4 विकल्प आपके सामने है, सत्य कथन को चुनिए। देखिए इसका जो सही कथन होगा मेरे भाई वो होगा विकल्प 1, यानी केवल ए और बी, यही दो बात बिल्कुल ठीक है। यानी रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया और स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं ने भी विद्रोह में किसानों का साथ दिया। तो ये दोनों कथन बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, वोड नामक पौधे का उपयोग यूरोप में क्यों किया जाता था? इससे संबंधित ये प्रश्न है। बताइए वोड नामक पौधे का प्रयोग क्यों किया जाता था? 4 विकल्प है। यह नील से बेहतर नीला रंग देता था। दूसरा है कि यह शीतोष्ण क्षेत्र में आसानी से मिल जाता था और इसका उपयोग नीले व बैंगनी रंग बनाने में होता था। यह एक खाद्य पदार्थ था या इसका उपयोग जहाज बनाने में होता था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह जो था यह शीतोष्ण क्षेत्र में आसानी से मिल जाया करता था, वोड जो है, और इसका उपयोग नीले और बैंगनी रंग बनाने में होता था। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए यूरोपीय उत्पादकों ने नील के आयात पर रोक लगाने की मांग की थी क्योंकि वोड का रंग फीका होता था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, थॉमस मुनरो से संबंधित। थॉमस मुनरो ने दक्षिण भारत में जो राजस्व व्यवस्था लागू की उसे क्या कहा जाता था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उसे रैयतवाड़ी के नाम से जाना जाता था, रैयतवाड़ी के नाम से जाना जाता था या मुनरो व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाला? 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो देखिए यह था कि नील की खेती रैयतों के लिए लाभदायक नहीं है और बगान मालिक उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। यह बात कही गई किसमें? नील आयोग की रिपोर्ट में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1917 में नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो मेरे भाई अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1917 में, कब मेरे भाई? 1917 में महात्मा गांधी आते हैं चंपारण, चंपारण जो कि बिहार में है। और कब आते हैं? 1917 में। किसके कहने पे आते हैं? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पे, जो एक किसान नेता हुआ करते थे, उनके कहने पे आते हैं। और जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो लखनऊ लखनऊ अधिवेशन में बिहार से पहुंचते हैं राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी से आने के लिए कहते हैं चंपारण। और चंपारण में ध्यान रखिएगा कि उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, और सच्चिदानंद सिन्हा, ये तमाम लोग उनकी मदद करते हैं। तो विकल्प सी सही है, यानी विकल्प तीसरा सही है। अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि नील की खेती के बाद उस जमीन पर धान की खेती करना मुश्किल हो जाता था। कारण है कि नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी और वे मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। तो अब आपके सामने 4 विकल्प है और सही विकल्प का चयन करिए। तो मेरे भाई देखिए, जब आप सही विकल्प तक पहुंचेंगे तो आपको जो सही विकल्प समझ में आएगा और देखेंगे तो विकल्प ए ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? आप सभी जानते हैं कि नील की खेती करने के बाद धान की उपज बिल्कुल कम हो जाती थी, यानी धान की खेती नहीं हो पाती थी, करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि नील की जो जड़ें होती थी वो बहुत गहराई तक जाती थी, जो मिट्टी की सारी उर्वरकता जो होती थी उसको सोख लेती थी या खींच लेती थी। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, राजस्व संग्रह की जो व्यवस्था होती थी, महलवारी व्यवस्था, किसने तैयार की थी? राजस्व संग्रह की जो व्यवस्था महलवारी व्यवस्था थी उसे किसने तैयार की थी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, होल्ट मैकेजी जो थे 1822 में उन्होंने इसे लागू किया था, तैयार किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारत से मुख्य रूप से किन फसलों का निर्यात यूरोप किया जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, आपके सामने चार चार विकल्प कथन है, उसके बाद आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है कि बंगाल का जूट। प्रश्न समझिए, औपनिवेशिक काल में भारत से मुख्य रूप से किन फसलों का निर्यात यूरोप किया जाता था? तो अब आपको आपके पास चार अ, चार कथन हैं और उसके बाद विकल्प चुनना है कि बंगाल का जूट या असम का चाय, संयुक्त प्रांत का गन्ना या पंजाब से गेहूं, या एक से अधिक। आपके सामने 4 विकल्प हैं और सही विकल्प का चयन करिए। क्या
ए और बी सही है, केवल सी और डी सही है, या उपरोक्त सभी सही हैं, या इनमें से कोई नहीं सही है, तो मेरे भाई सही विकल्प है ऑप्शन नंबर आपका 3, यानी उपरोक्त सभी। आप ये सभी बातें ठीक हैं, यानी बंगाल से जूट का निर्यात यूरोप किया जाता था, असम की चाय का, और संयुक्त प्रांत से गन्ना का, और पंजाब से गेहूं का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, नील के पौधे से रंग निकालने की के लिए उपयोग किए जाने वाले हौद या बर्तनों को क्या कहा जाता था? तो इनको वाट कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता था? वाट कहा जाता था। और ये सभी आपके एनसीईआरटी किताब से ही प्रश्न लिए गए हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, कलमकारी छाप और मॉरिस कॉटन प्रिंट में क्या समानता थी? आपको बताना है कलमकारी छाप और मॉरिस कॉटन प्रिंट में क्या समानता थी, आपको बताना है। चलिए बताइए, कलमकारी छाप और मॉरिस कॉटन प्रिंट में क्या अंतर थी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, दोनों में भारतीय नील का उपयोग नीले रंग के रूप में किया गया था। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो विकल्प 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, कि अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद जमींदारों के सामने क्या समस्या आई? आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। क्या समस्या आई जमींदारों के सामने? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के बाद राजस्व की राशि इतनी ऊंची थी कि जमींदार उसे चुकाने में विफल रहे और इनकी जमींदारियां नीलाम कर दी गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है कि 1770 में बंगाल में आए भीषण अकाल के कारण कितनी जनसंख्या खत्म हो गई थी, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो 1770 में बंगाल में भीषण अकाल आया था उसमें लगभग 1/3 यानी लगभग 1 करोड़ लोग खत्म हो गए थे, उनकी जनसंख्या खत्म हुई थी। ये रहे आपके अध्याय 3 से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के अध्याय 4 को पढ़ेंगे। उससे जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं सीटेट के लिए, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है कि 19वीं सदी के दौरान भारत के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह अपनी आजीविका के लिए किन गतिविधियों में संलग्न थे? तो मेरे भाई, वो झूम खेती और पशुपालन में भी संलग्न थे, वन्य उत्पादों का संग्रहण और शिकार में भी थे, एक स्थान पर टिककर खेती करने में भी वो संलग्न थे। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी इन सभी कार्यों में वो संलग्न हुआ करते थे। देखिए, 19वीं सदी में आदिवासी समाज विविधतापूर्ण था, यानी उत्तर पूर्व में झूम खेती प्रचलित थी, मध्य भारत के खोंड शिकारी संग्राहक थे, और पंजाब के वन गुर्जर चरवाहे थे, और छोटा नागपुर के मुंडा एक ही स्थान पर खेती करते थे। तो ये सभी विकल्प सही हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व में झूम खेती वो करते थे आदिवासी लोग, मध्य भारत के खोंड जो होते थे वो शिकारी संग्राहक थे, पंजाब के जो वन गुर्जर हुआ करते थे वो चरवाहे हुआ करते थे, और छोटा नागपुर के मुंडा एक ही स्थान पर खेती करते थे। तो आपके विकल्प सभी सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, झूम खेती की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सामने 4 कथन है, सत्य कथन बताना है। देखिए, सत्य कथन आप पाएंगे कि राख का उपयोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये कथन सत्य है। मतलब जंगलों को काट करके वहाँ फसल उगाया जाता था, और फिर जब उसकी उर्वरकता कम हो जाती थी तो फिर दूसरे स्थान पे लोग वही कार्य करते थे। उसी को झूम खेती कहा जाता था। कहीं इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है। देखिए, अगर बात करें झूम खेती की, तो झूम खेती में घास फूस को जलाकर उसकी राख पोटास युक्त मिट्टी में मिलाई जाती थी। इसमें हल का उपयोग नहीं होता था, बल्कि बीजों को जमीन पर छिड़क दिया जाता था। फसल के बाद जमीन को कई वर्षों के लिए परती यानी खाली छोड़ दिया जाता था। इसी को झूम खेती कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि ओडिशा के जंगलों में रहने वाले जो खोंड समुदाय के लोग खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग करते थे? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो लोग साल और महुआ के बीजों के तेल का उपयोग करते थे। कौन? खोंड समुदाय के जो खोंड समुदाय के जो लोग होते थे, जो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। ठीक है ना? देखिए, खोंड समुदाय पूरी तरह जंगल पर निर्भर था। वे जंगली फलों और जड़ों को खाते थे। साल व महुआ जैसे वृक्षों के बीजों का
उपयोग तेल निकालने के लिए करते थे। अगला प्रश्न है कि आदिवासी समाज में दीकू शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था, यानी दीकू किसे कहा जाता था? तो आप ध्यान रखिएगा, दीकू का मतलब होता था वो बाहरी लोग, जैसे सुदखोर, मिशनरी और हिंदू जमींदार, उन्हें दीकू कहा जाता था, ठीक है ना? आदिवासी इन बाहरी लोगों को अपनी गरीबी और दुर्दशा का कारण मानते थे। वे दीकुओं को विदेशी शत्रु समझते थे, जो उनकी पारंपरिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे या नष्ट करते थे, ठीक है ना? अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि मध्य भारत के बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और मजदूरी करना उनके लिए अपमानजनक था। कारण है कि ब्रिटिश वन कानूनों ने उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो देखिए मेरे भाई, ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमारा कथन एक सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जो बैगा होते थे वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे और केवल जंगल की उपज पर जीना अपनी गरिमा समझते थे। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें मजबूर किया, लेकिन कारण आर और कथन ए की मान्यता की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इसलिए कथन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, कथन बी में होगा, जो कथन और कारण, देखिए ए और आर दोनों सही होगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ब्रिटिश वन कानून ने उन्हें मजबूरी करने के लिए मजबूर नहीं किया, मजदूरी के लिए मजबूर नहीं किया, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है प्रतिभूमि का अर्थ क्या है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, प्रतिभूमि का मतलब होता है वह भूमि जिसे उपजाऊपन वापस लाने के लिए कुछ समय बिना खेती छोड़ दिया जाए, उसे ही प्रतिभूमि कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं की शक्ति में क्या बदलाव आया? तो ध्यान रखिएगा, उनकी शक्ति में ये बदलाव आया कि उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश नियमों को मानने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे हुआ क्या कि अंग्रेजों ने मुखियाओं को भूमि मालिक के रूप में तो रखा, लेकिन उनकी पारंपरिक सत्ता समाप्त कर दी। अब वे केवल अंग्रेजों के लिए लगान वसूलने वाले एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, एजेंट बनकर रह गए थे, ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने झूम काश्तकारों को एक स्थान पर बसाने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि मेरे भाई, उनसे नियमित राजस्व प्राप्त करना और उन्हें नियंत्रित करना आसान था, ठीक है ना? अगला प्रश्न है 1906 में 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में किया गया विद्रोह किस कारण हुआ था? पहले तो आपको ध्यान रखना है, संग्राम संगमा द्वारा जो विद्रोह हुआ था वो 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। अब आपको कारण बताना है कि क्यों हुआ था। तो इसलिए हुआ था कि औपनिवेशिक वन कानूनों का कड़ा विरोध हो रहा था। इसलिए देखिए, अंग्रेजों ने वन को आरक्षित घोषित कर दिया था, जिससे आदिवासियों का प्रवेश बंद हो गया था। इसी शोषण के विरुद्ध असम में संग्राम संगमा ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बेवाड़ शब्द भारत के किस राज्य में घुमंतू खेती के लिए उपयोग किया जाता था? तो देखिए, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द होता था, उसे बेवाड़ कहा जाता था मेरे भाई। देखिए, मध्य प्रदेश में झूम या घुमंतू खेती को स्थानीय भाषा में बेवाड़ या दहिया कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बिरसा मुंडा से संबंधित है कि बिरसा मुंडा के सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? बताइए, बिरसा मुंडा के सुधार के मुख्य उद्देश्य क्या थे, सुधार आंदोलन के? तो ध्यान रखिएगा, समाज से शराब और जादू टोने जैसे बुराइयों को खत्म करना, मुंडाओं को अपनी गौरवशाली अतीत की याद दिलाना और हिंदू जमींदारों और मिशनरियों के प्रभाव को समाप्त करना, ये सभी मुख्य उद्देश्य थे। इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह के दौरान सफेद झंडा किसका प्रतीक हुआ करता था? तो मेरे भाई, बिरसा राज का प्रतीक हुआ करता था सफेद झंडा मुंडा विद्रोह के समय, ठीक है ना? बिरसा के अनुयायियों ने सफेद झंडे को अपने नए शासन के प्रतीक के रूप में लहराया था, ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है 19वीं सदी में रेलवे के विस्तार के दौरान स्लीपर की मांग क्यों बढ़ गई?
बताइए। तो देखिए मेरे भाई, रेल की पटरियों के नीचे बिछाने के लिए लकड़ी के तख्तों हेतु स्लीपर की मांग बढ़ गई, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, रेलवे पटरियों को स्थिर रखने के लिए मजबूत लकड़ी के तख्तों, जिसे स्लीपर कहा जाता था, कि उसकी ज़रूरत पड़ती थी, जिसके कारण भारत के विशाल वन क्षेत्र, विशेषकर साल और सागौन जैसे वृक्षों का अंधाधुंध कटाई शुरू हो गया। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके सामने चार विकल्प है, आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आप पाएंगे मेरे भाई कि जो बकरवाल है उसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, लेकिन बाकी सभी कथन सही हैं। वन गुर्जर पंजाब के पहाड़ से संबंध है, लबाडिया आंध्र प्रदेश से, और गद्दी कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश से। तो सभी सही है मिलान, एक मिलान गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बकरवाल समुदाय का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से है, ना कि मध्य प्रदेश से। बकरियां चराने का एक काम करते थे बकरवाल, जिनका संबंध जम्मू कश्मीर से था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस वर्ष और किस कारण हुई? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 1900 में इनकी मृत्यु हैजा के कारण हो गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। जून 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा की हैजा के कारण मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका आंदोलन धीमा पड़ गया। अगला प्रश्न है, आरक्षित वन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने है। आप देखेंगे विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी यहाँ केवल वही पेड़ थे जिनसे अंग्रेजों को इमारती लकड़ी प्राप्त होती थी। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, हजारीबाग के संथाल रेशम के कोकून पालते थे, लेकिन वे गरीब क्यों रहे? हजारीबाग के जो संथाल जाति थी, वो रेशम के कोकून पालते थे, लेकिन फिर भी वे गरीब क्यों रहे? तो मेरे भाई, इसलिए क्योंकि व्यापारियों और बिचौलियों ने उन्हें बहुत कम कीमत देकर उनका शोषण किया। आप ध्यान रखिएगा, संथाल जो जाति थी वो रेशम और कोकून पालते थे, वो कहाँ के? हजारीबाग के थे। ठीक है ना? ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चार विकल्प आपके सामने है, अब आपको बताना है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए मेरे भाई, इसका विद्रोह सिद्धू और कान्हू ने, जो दो भाई थे सिद्धू और कान्हू ने 1855 में किया। आपको ध्यान रखना है, सिद्धू और कान्हू दो भाई थे जिन्होंने संथाल परगना में अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह संगठित किया, जिसे किस नाम से जाना गया मेरे भाई? तो आप ध्यान रखिएगा, उसे संथाल विद्रोह के रूप में जाना गया, जिसका संबंध सिद्धू और कान्हू से है। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, जो बिरसा आंदोलन था जिसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा, उनका मुख्य जो उद्देश्य था वह था जमींदारों, व्यापारी और मिशनरियों को हटाकर स्वतंत्र मुंडा राज बनाना। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, बिरसा का मानना था कि जब तक ये बाहरी शक्तियां यानी दीकू मौजूद हैं, तब तक मुंडा समाज अपनी खोई हुई आज़ादी वापस नहीं पा सकता। अगला प्रश्न है, 1910 में मध्य भारत में बस्तर क्षेत्र में हुए विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बस्तर क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ 1910 में, उसका मुख्य कारण था मेरे भाई वन क्षेत्रों का आरक्षण और आदिवासियों को बेदखली। यही कारण था इसका विद्रोह का। देखिए, बस्तर विद्रोह जो हुआ ना, वो कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ एरिया में हुआ। मुख्य रूप से अंग्रेजों की उन नीतियों के खिलाफ था जिन्होंने आदिवासियों को अपने ही जंगलों से बेगाना बना दिया था, यानी बाहर कर दिया था। ठीक है ना? तो ये सभी प्रश्न आई होप कि आपको समझ आए होंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये रहे आपके एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के अध्याय 3 और 4 के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को साझा करिए। आपका कमेंट और जो शेयर होता है, लाइक होता है, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।